अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। मींस अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू पायरुवेट in aerobic glycolysis, and in anaerobic glycolysis it is the breakdown of glucose up to lactate. ओके, तो सिंपल जनरल सा आज हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है और ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है, जस्ट आइसोमराइजेशन होती है। एंड उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फिर से फास्फोराइलेशन होती है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है, ये आगे दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। एक तरफ ये हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाता है और दूसरी तरफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट मींस डैप बनाता है। अब जो डैप होता है हमारे पास, वो आइसोमरेज की मदद से हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ये दोनों के आइसोमर्स हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे पास डिहाइड्रोजिनेस की मदद से हमारे पास 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड एनएडीएच की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है एक फास्फेट के रिमूवल की वजह से। अब 3 फास्फोग्लिसरेट हमारे पास 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है म्यूटेस की मदद से। एंड देन हमारे पास क्या होता है, 2 फास्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है वाटर के रिमूवल से। देन फास्फोइनोल पायरुवेट हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है फास्फेट को रिमूव करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जी पायरुवेट हमारे पास लैक्टेट में कन्वर्ट होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो NADH हमारे पास यहाँ पे बना था, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे पास 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा था, तब जो NADH हमारे पास बना था वही NADH इधर यूटिलाइज हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे पास हम स्टार्ट से एंजाइम देख लेते हैं जो जिसने फास्फोराइलेशन करवाई ग्लूकोज की। उस एंजाइम का नाम क्या है, ग्लूकोकाइनेस या हेक्सोकाइनेस। अब इन दोनों का डिफरेंस हम बाद में देखेंगे डिटेल में जब हम इनकी रेगुलेशन देखेंगे। इसमें जैसे क्या होता है कि एक ATP यूटिलाइज होकर ADP बना देता है, मीन्स कि यहाँ पे एक फास्फेट की एडिशन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल क्या होता है, ये दोनों आइसोमर होते हैं तो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से ये आइसोमराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है हमारे पास, ये 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट हुआ तो इसमें ATP फिर से यूटिलाइज होता है, अपना एक फास्फेट डोनेट करता है। अब ये हमारे पास क्या, फ्रक्टोज 6 फास्फेट इसके फास्फोफ्रक्टोज। अब चूंकि इसके अंदर फास्फोराइलेशन हो रही है तो कौन करवाएगा फास्फोराइलेशन, काइनेज। ठीक है, तो एंजाइम का नाम क्या हुआ, फास्फोफ्रक्टोज काइनेज। अब 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1 वाली पोजीशन पे हमारे पास फास्फेट ऐड कर रहा है। ठीक हो गया, जो अगर तो ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में 2 वाली पोजीशन में हमारे पास फास्फेट ऐड करेगा तो देन हम इसको फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 कहेंगे। उसको भी हम जब इस एंजाइम की रेगुलेशन पढ़ रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डैप में कन्वर्ट होता है एल्डोलेस एंजाइम की मदद से। ये तो सिंपल स्टेप था। अब ये एक दोनों को आइसोमर होते हैं तो ये आइसोमराइज हो जाते हैं, और जो आइसोमरेज यूज होता है वो हमारे पास ये डैप को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। उसका नाम क्या होता है हमारे पास, क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है ना, तो हमारे पास ये दोनों 3-3 कार्बन वाले हैं। जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास 6 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं ट्राईओस। अब ये हमारे पास क्या है, ट्राईओस फास्फेट। ये भी हमारे पास क्या है, ट्राईओस फास्फेट। तो एंजाइम का नाम क्या है, ट्राईओस फास्फेट आइसोमरेज। दोनों हैं क्या एक्चुअल में 3 कार्बन वाले हैं, तो क्या बोलते हैं, ट्राईओस। और इनके एंड में क्या लगा, फास्फेट, तो हम क्या बोलते हैं, ट्राईओस फास्फेट आइसोमरेज। जैसे यहाँ पे हमने बोला था फास्फोफ्रक्टोज काइनेज। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे पास हमारे पास 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक फास्फेट ऐड हो रहा है, बट उस फास्फेट की एडिशन जो होती है हमारे पास, वो हाइड्रोजन की रिमूवल के साथ कपल होती है, मींस के NADH की फॉर्मेशन होती है, बट इसी दौरान हमारे पास क्या होता है, एक फास्फेट की एडिशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या, 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक फास्फेट को वो रिमूव कर रहा है। तो जो एक फास्फेट रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हुई। अब चूंकि फास्फोग्लिसरेट हमारे पास, ये दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास ये स्टेप हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है, मींस दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम ऑपोजिट सोचें तो 3 फास्फोग्लिसरेट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट में, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे पास हम देखेंगे। तो वो हमारे पास किस तरह होगा, फास्फोग्लिसरेट काइनेस की हेल्प से। तो वही यही सेम एंजाइम जो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में करवा रहा होता है, वही सेम एंजाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करवा रहा है। तो इसलिए एंजाइम का नाम क्या है, फास्फोग्लिसरेट काइनेज। बट आगे हमारे पास ये चूंकि सिर्फ पोजीशन का फर्क है, तो इसलिए यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, म्यूटेस। तो इसलिए क्या लिखा हुआ, एंजाइम का नाम क्या होगा, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस। ठीक है, आगे हमारे पास क्या, फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से एक वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। आगे नेक्स्ट टाइम में हमने क्या देखना है कि फास्फोइनोल पायरुवेट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में। जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट को जो 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर रहा है, वो हमारे पास क्या था, फास्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पायरुवेट काइनेज टाइम है।
क्योंकि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम इसको बाईपास स्टेप को बाईपास करवाते हैं तो वही हमारे पास यही एंजाइम हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में भी हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये इसलिए ये नाम यूज़ किया गया। आगे पायरुवेट हमारे पास सिलेक्टेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास रिवर्सिबल डायरेक्शन में, दोनों रिवर्स डायरेक्शन में भी पॉसिबल है ना, तो मीन्स की रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इसलिए एंजाइम का नाम क्या लिखा हुआ है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम देखेंगे लैक्टेट से पायरुवेट बनाना है, देन हमारे पास क्या होगा, एनएडीएच की फॉर्मेशन होगी। अगर पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट करना है तो एनएडीएच की कंजप्शन होगी। अब हम इनका ओवरऑल देख लेते हैं कि डिफरेंट स्टेप पे हमारे पास क्या हो रहा है। अगर पहली बात तो हम पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास कहाँ तक होती है, पायरुवेट तक होती है, पायरुवेट तक। और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास कहाँ तक होती है, लैक्टेट तक। तो ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अप टू पायरुवेट मींस के 10 स्टेप्स होते हैं हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में। अगर हम उसकी बात करें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की, तो हमारे पास ये अप टू लैक्टेट है, तो इसलिए 11 स्टेप्स होते हैं टोटल। एटीपी प्रोडक्शन स्टेप्स की बात करें तो हमारे पास कौन से स्टेप में प्रोडक्शन हो रही है, एक हमारे पास 7 वाले स्टेप में हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है एटीपी, एक हमारे पास 10 वाले स्टेप में। अगर कंजप्शन की बात करें तो थर्ड वाले स्टेप में कंजप्शन हो रही है और फर्स्ट वाले स्टेप में कंजप्शन हो रही है एटीपी की। ठीक है, आगे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो पहले वाला, थर्ड वाला और 10 वाला, ये 3 रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। और एनएडीएच की फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास एनएडीएच की फॉर्मेशन हमारे पास 6 वाले स्टेप में होती है। यहाँ पे एनएडीएच की फॉर्मेशन हो रही है। अगर कंजप्शन की बात करें तो हमारे पास 11 वाले स्टेप में हो रही है, जहाँ पे ये हमारे पास कंजप्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक हो गया। आगे हमारे पास ये रिवर्सिबल स्टेप्स की भी होगी, जो हमारे पास 1 से लेकर 5 तक होते हैं स्टेप्स, इनको कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस, और 6 से लेकर 10 तक होते हैं, इनको कहते हैं एनर्जी प्रोडक्शन फेस। अब ओवरऑल इनकी हम एनर्जी यील्ड की बात कर लेते हैं। तो हमने ओवरऑल देखा तो हमारे पास क्या होता है, पर ग्लूकोज हम बात कर लेते हैं। पर ग्लूकोज जो 2 एटीपी हमारे पास क्या होते हैं, यूज होते हैं। ओवरऑल कितने एटीपी यूज होते हैं, 2 एटीपी फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में। जब प्रोडक्शन की बात करें तब हमने यहाँ पे देखा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट हमारे पास, इसमें भी इसमें एक कन्वर्ट हुआ एक इसमें, बट क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इसमें आइसोमराइज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे हमने देखा था कि पर अगर एक ग्लूकोज को तोड़े, आगे हमारे पास ये ग्लिसराइल 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल, अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और वो आगे ये 2 हमने जो लिखा हुआ है, इसका मीन्स ये है ना कि ये डैप हमारे पास ग्लिसराइल 3 फास्फेट में कन्वर्ट होकर वो हमारे पास पैरेलल में साथ में वो हो रही होती है, हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस आगे कंटिन्यू हो रही होती है। तो अगर पर ग्लूकोज देखें तो आगे हमारे पास यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स की ग्लिसरॉल 3 फास्फेट 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर वो दोनों अलग अलग रिएक्शन में जाते हैं। ये हमने कलेक्टिवली इनको लिखा हुआ है, तो ये इसलिए ब्रैकेट्स में के बारे मैंने क्या लिखा, 2 लिखा हुआ है, मीन्स के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। दो मतलब अगर मैं अलग करके लिखता तो वो थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाना था और टाइम भी ज़्यादा लगना था। जस्ट ये अगर हम देखें यहाँ पे अगर एक एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है तो मीन्स यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल मीन्स के 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे भी अगर ये शो हमें एक एटीपी हो रहा है, बट है तो ये 2 मॉलिक्यूल, इसकी वजह से यहाँ पे भी 2 एटीपी की प्रोडक्शन। ओवरऑल 4 एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। यूज तो 2 हुए बट प्रोड्यूस कितने हुए, 4 हुए। अब एक एनएडीएच की भी फॉर्मेशन हो रही है और एक एनएडीएच भी फॉर्म हो रहा है। अगर हम इसकी देखें कि कितने एटीपी के बराबर होता है, ये 3 एटीपी के बराबर होता है। अगर हम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का निकालें तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास क्या होगा कि 4 हमारे पास क्या हुए, फॉर्म हुए, उसमें से 2 यूज है। हमारे पास एटीपी तो 2 ये हमारे पास आ गए, बाकी एक एनएडीएच बना तो उससे 3 एटीपी हमें गेन हुए, तो ये हमारे पास कितने हुए, 5 एटीपी। बट अगर हम उसकी बात करें एनारोबिक मीन्स 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। एनएडीएच की फॉर्मेशन हमारे पास 6 वाले स्टेप में हुई है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो एनएडीएच भी हमारे पास 2 बनते हैं। तो 2 एनएडीएच बनता है, सॉरी 2 एनएडीएच बनते हैं, मीन्स कि हमारे पास कितने एटीपी होंगे, 6 एटीपी। तो ये 6 एटीपी, 2 एटीपी प्लस 6 एटीपी, तो ओवरऑल एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं, 8 एटीपी। और एनारोबिक की बात करें हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है कि ये दो एटीपी तो ओवरऑल ये तो हमने निकाल लिया, बट जो एनएडीएच होते हैं ना, ये 2 एनएडीएच ये हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल को लैक्टेट में कन्वर्ट करना है ना, 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल, तो दोनों के दोनों एनएडीएच यूटिलाइज हो जाते हैं। तो सिर्फ हमारे पास एटीपी की हमारे पास यील्ड रहती है, एनएडीएच की नहीं रहती। तो अगर एनारोबिक की बात करें तो 2 एटीपी हमारे पास फॉर्म होते हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो बुक में जैसे लिखा हुआ है कि नेट एटीपी फॉर्म, तो उनमें ओवरऑल हमारे पास 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। बनते तो 4 है बट 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, तो नेट में हमारे पास क्या आएगा, जो ओवरऑल निकल के आएगा हमारे पास के 4 में से 2 का माइनस करेंगे 2 एटीपी आएगा। अब बट अगर ग्रोस की बात करें, ग्रोस एटीपी की फॉर्मेशन, तो हमारे पास ग्रोस एटीपी 4 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, क्योंकि यहाँ पे हम वो एटीपी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो एनएडीएच से हमारे पास हासिल होते हैं, तो वो हम ना इधर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के एमसीक्यूज में कंसिडर करेंगे ना एनारोबिक में। वैसे तो एक्चुअली बनते तो एरोबिक के 8 है, एनारोबिक के 2 है, बट हमारे पास एमसीक्यूज के हिसाब से जब वो लाइन में आता है कि जी द नेट एटीपी प्रोडक्शन इन द एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, देन हम लिखेंगे 2 एटीपी। अगर वो पूछते हैं ग्रोस एटीपी की प्रोडक्शन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, तो हम क्या कहेंगे 4 एटीपी। अब
एनारोबिक और एरोबिक दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। इस हिसाब से अगर हम एनएडीएच एक्सक्लूड कर दें, वो इंक्लूड ना करें तो गाइस ये हमारे पास था ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप है, जैसे ये फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और 10 वाला, हम इनके रेगुलेशन देखेंगे और इनके आगे हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे।